रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। नावल जाने इश्क़म केस नंबर 9, राइटर अरीज शाह। वो खामोशी से कमरे में आ गई थी। उसका दिल आने वाले वक्त को लेकर घबरा रहा था। अगर उस आदमी को सिर्फ दौलत से मतलब था तो फिर वो उससे इस तरह बेबाकी से गुफ्तगू क्यों कर रहा था। वो उस आदमी के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन फिर भी आने वाले वक्त उसे उस बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसे उस आदमी से डर लग रहा था। आखिर वो उसे हवेली ले जाने के बजाय यहाँ क्यों लेकर आया था? क्योंकि उसका मकसद तो उसे हवेली लेकर जाना था। उसकी माँ ने भी तो मरने से पहले उससे यही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस आदमी के साथ हवेली मत जाना, यानी कि उन हैवानों के बीच में ना जाना जिनसे वो निकाल कर उसे दूर ले गए थे। और उस आदमी ने कहा था कि वो उसे किसी भी हाल में हवेली लेकर जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसका मकसद उसे हवेली लेकर जाना है और वो उसे हवेली लेकर जाकर ही दाम लेगा। तो फिर इस आदमी को उसे ये हवेली लेकर जाना चाहिए था, लेकिन उसे यहाँ क्यों लेकर आया था? और फिर एक ही घर में एक कमरे में रहना। अगर उस आदमी का मकसद सिर्फ दौलत हासिल करना था तो वो उसे अपने साथ रहने पर मजबूर क्यों कर रहा था? तो क्या ये दौलत का भूखा इंसान हवस का भी पुजारी था? तो क्या वो उसे अब अपनी हवस भी बनाना चाहता था? मगर क्या मकसद था उसका यहाँ लाने के पीछे? यही तो एक वजह हो सकती कि वो जैज़ के नाम पर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। नहीं, मैं तुम्हारे मकसद में तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मुकर्रर शाह, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। तुम इस जायज़ रिश्ते के नाम पर मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तुम दौलत हासिल कर सकती हो, लेकिन मुझे कभी भी नहीं। मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे गलीज़ इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम अगर मेरे पास आए तो मुँह की खाओगे। याद रखना, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तुम कभी भी मुझे मेरी मर्ज़ी के बिना छू नहीं पाओगे। वो अपने ही सोचों में बुरी तरह से उलझती जा रही थी। उसे आने वाले वक्त का डर भी था, लेकिन वो अपने आप को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी और उस शख्स के सामने हारने के लिए हरगिज़ तैयार हुई थी। और वो जानती थी कि अब उसे इस शख्स का मुकाबला खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं आएगा उसे बचाने के लिए। उसका दिल चाह रहा था कि वो उस हवेली से एक बार निकलने की कोशिश ज़रूर करे, लेकिन फिर उसे उस आदमी की बातें भी याद आ जाती थी कि उस घर में उसके गार्ड के साथ साथ बाहर कोई और भी है जिन्हें वो अपना दोस्त कह रहा था, जो उसके दुश्मन को चीर फाड़ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यकीनन उसने कोई पालतू जानवर पाल रखे होंगे, कि शायद उसके पास कुत्ते होंगे जिनका सिक कर रहा था और वो रात के बाद उन्हें आज़ाद छोड़ देता होगा जानवरों से। तो उसे खुद भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसने आज तक कभी खुद जानवर पालने के लिए बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि वो लोग इतने बड़े जानवर नहीं होंगे जितने बड़े हैवान के साथ उसे ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा था। वो एक कोशिश तो कर ही सकती थी। हो सकता था कि उसे ये मौका दोबारा कभी भी ना मिले। उसे अपने लिए एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए थी। उसका ज़हन एक बार फिर से उसे मुकर्रर शाह के मिजाज के ख़िलाफ़ काम करने पर मजबूर कर रहा था और वो खुद भी इस वक्त सिवाय मुकर्रर शाह की पहुंच से दूर जाने के और कुछ भी नहीं सोच रही थी। रात के 2 बजने वाले थे। अब तक मुकर्रर शाह नहीं आया था और अब कमरे से बाहर से हर तरह की चहल पहल ख़त्म हो चुकी थी। उसने आहिस्ता से अपना दरवाज़ा खोला। राहदारी मुकम्मल खाली थी। इस वक्त उस तरफ कोई भी नहीं था। उसे एक अच्छा मौका मिल चुका था। इस वक्त मुकर्रर शाह घर पर नहीं था, तो यकीनन वो जल्दी वापस नहीं आने वाला था, वरना अब तक उसे आ जाना चाहिए था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बड़े दरवाजे की तरफ आई। ये लकड़ी का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, जिसके बंद होते ये घर पूरी तरह से महफूज हो जाता था। ये घर से निकलने का वाहिद एक ही रास्ता था। उसके अलावा ना घर के अंदर कोई और रास्ता आता था और ना ही बाहर की तरफ जाता कोई खुफिया रास्ता था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था ताकि उसकी बिल्कुल आवाज़ पैदा न हो, और अब उसने वैसे ही दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर एक बड़ा सा लान था, जिसको पार करने पर उसके सामने एक बड़ा गेट नज़र आ रहा था। वो नहीं जानती कि गेट पर किसी तरह का कोई गार्ड खड़ा है या नहीं, लेकिन उसे ये पता था कि यहाँ से सिर्फ एक ही यही रास्ता निकलता है। वो बिना आवाज़ पैदा किए गेट की तरफ जाने लगी। दिल बेताबी से धड़क रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकती थी। ये रास्ता था ही कितना, सिर्फ चंद कदम, लेकिन उसे डर तक लगने लगा जब उसे अपने पीछे से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कोई पीछे पीछे चल रहा। उसके पीछे तो कोई भी नहीं आ रहा था, तो फिर ये आवाज़ कैसी? उसने मजबूर होकर कदम वहीं रोक लिए थे। उससे यही लगा था कि ये आवाज़ उसके अपने कदमों की है, लेकिन उसके कदम रखते ही उसे पीछे से अजीब तरह की घुर्राहट सुनाई दी, जो उसकी सांस रोकने के लिए काफ़ी थी। उसने धड़कते दिल के साथ खौफ से पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन अपने पीछे देखते ही बेख्तियार उसकी चीख बुलंद हुई। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसके सामने 2 जानलेवा शेर खड़े उसे घूर रहे थे। शायद वो उसे अपना शिकार बनाने वाले थे। वो एक मौत से निकलकर दूसरी मौत के मुंह में आ गई थी। उसने जिन पालतू जानवरों को कुत्ता बिल्ली समझ रखा था वो शेर भी हो सकता है, ये बात उसके वहम गुमान में भी नहीं थी। मुकर्रर शाह ने तो बस इतना ही कहा था कि उसके दोस्त उसके दुश्मन को चीर खाने के लिए तैयार बैठे। वो जिस तरह से घुर्रा कर उसे देख रहे थे, यकीनन वो उसे भी दुश्मन ही समझ रहे थे, और अगर नहीं भी समझ रहे थे तब भी इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन शेरों का मुकाबला कर पाते। अगले ही लम्हे
वो तेज से गेट की तरफ भाग गई थी और उसके भागते वो शेर भी उसके पीछे लपके थे। अनायास गेट पर पहुंचती ज़ोर ज़ोर से गेट को बचाने लगी, लेकिन गेट किसी ने नहीं खोला था, जबकि वो दोनों जानलेवा शेर उसके बिल्कुल करीब आ चुके थे। खौफ से कांपते हुए जैसे उसकी टांगों से जान निकल चुकी थी, लेकिन वो अपनी मौत को अपने सर पर देख कर रुकी नहीं, बल्कि वहीं से दूसरी जानेब भागने लगे। जबकि वो दोनों शेर उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, वो कभी भी उन दोनों शेरों के मुंह का नवाला नहीं बन सकती थी। वो अपनी पूरी जान लगाते हुए भागने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि दरवाजे की तरफ जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद करके अपनी जान बचा लें, लेकिन ये दोनों शेर उसे उस तरफ जानने ही नहीं दे रहे थे। वो ना जाने कितनी देर अपनी जान के लिए लड़ते, लेकिन दरवाज़ा खोलकर किसी की गाड़ी अंदर दाखिल हुई और गाड़ी रोकते देख वो दोनों शेर उसे छोड़कर पीछे की तरफ हटकर दूर बैठ गए थे। ऐसे लगा जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। मुकरशा अपनी गाड़ी से उतरता आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इन दोनों शेरों के पास आया था, जबकि उसकी नज़र सामने खड़ी उस लड़की पर थी जिसे अपने दुपट्टे और जूतों तक का होश नहीं था। वो थोड़ी देर पहले वाली सूरत हाल को शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। वो लाभ बीनता बहुत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर मत निकलना, लेकिन शायद तुमने मेरी बात को समझा ही नहीं था। अगर इन दोनों को अंदाज़ा ना होता कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तो अब तक ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। शायद मैं तुम्हारी लाश ढूंढ रहा होता, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कोई मतलब है, नहीं मुझे तुम्हारी ना आज ज़रूरत थी, ना ही आगे कभी ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन हवेली में तुम्हें ज़रूर लेकर आऊँगा, और वह भी बिल्कुल सही सलामत। और जब तक मैं तुम्हें सही सलामत हवेली ले जाकर दादा जान के सामने पेश ना कर दूँ, तब तक मैं तुम्हें मारने भी नहीं दे सकता। सच कहूँ तो तुम्हारे हाथों पर दिल करता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें ख़त्म कर दूँ, लेकिन सिर्फ अपने दादा जान की वजह से मजबूर हो गया हूँ। मैं आज तक किसी के सामने इतना बेबस नहीं हुआ जितना तुम्हारी वजह से हो गया हूँ। मेरे दादा जान मुझसे मिलने तक के लिए राज़ी नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली ख़ानदान से दूर यहाँ रह रहा हूँ। और अब जब तक तुम मेरे साथ हवेली नहीं चलती, दादा जान कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए अंदर लेकर जा रहा था, जबकि अनायास उसे सो नहीं कहना थी। उसका सारा ध्यान तो बाहर बैठे इन दो जानवरों पर था, जिनके आराम से बैठने पर भी घुर्राहट की आवाज़ अंदर तक आ रही थी। अगर ये शख्स थोड़ी देर और ना आता तो अब तक शायद वो इन लोगों का डिनर बन चुकी होती। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो लड़की, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरी पहुँच से दूर जाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, तो बेहतर है कि इन सब चीज़ों को कबूल कर लो। अगर तुम्हारे जहन में बदला लेने का प्लान आ रहा है तो कि तुम मुझसे अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहती हो, तो मुझे उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम में थोड़ी सी हिम्मत हो, कम अज़ कम तुम मेरा मुकाबला तो कर सको। मेरी अड़ियल तुम जैसी लड़की हरगिज़ नहीं है। मैं तुम जैसी डरपोक बेवकूफ़ लड़की को कभी अपनी बीवी के रूप में नहीं देख सकता। मेरी ज़िंदगी में आने वाली हर औरत तुमसे बेहतर है। वो बेख्तियार बोला था, जबकि वहाँ से देखने पर मजबूर हो गई थी। कितनी औरतें हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो मुझसे बेहतर हैं। वो अभी ना जाने क्या क्या बोलने वाला था, जब अचानक वो उसकी बात काट कर पूछने लगी। उसका खालिस बीवियों वाला अंदाज़ा मुकरश को इतने गुस्से में भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था, जबकि उसका इस तरह का कोई सवाल पूछने का कोई इरादा नहीं था, और ना ही उसे उस शख्स की ज़िंदगी में आने वाली औरतों से कोई लेना देना था। वो तो उस शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी, तो उससे जुड़ी मालूमात का वो क्या करती। वो तो बस अपना डर कम करने की कोशिश करती। उसके साथ अक्सर ऐसा होता था कि वो डर में अपना डर कम करने के लिए फजूल की बातें करती थी, खासकर लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहने की कोशिश करती थी ताकि वो अपना डर भूल जाए। और इस वक्त इस शख्स को मुखातिब करने के पीछे भी यही वजह थी कि वो थोड़ी देर पहले अपने सर पर मंडलाने वाली मौत को भूल जाना चाहती थी, लेकिन उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि सामने खड़ा ये आदमी उसकी बात का कोई और ही मतलब निकालेगा। इतनी ही है जितनी इस्लाम में जहेज़ है। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं नाजायज़ काम नहीं करता। वो उसे देखते हुए उसके सर पर धमाका कर गया था। तो क्या मतलब था उसकी बात का? क्या वो इस्लाम के मुताबिक 4 शादियों के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुका था कि वो उसकी चौथी बीवी थी? क्या मतलब आपने 4 शादियाँ कर रखी? वो अपना सवाल ज़्यादा देर खुद तक महदूद ना रख पाए। मैंने कहा ना, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे मुकम्मल हकूक़ मिलेंगे। तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई ज़्यादती नहीं होगी, बल्कि तुम्हें तो ज़्यादा हकूक़ मिलेंगे। अगर तुम मेरी पहले बीवी हो। वो बड़े मज़े से उसके सर पर धमाके कर रहा था, जबकि वो पूरी आंखें खोले उसे देख रही थी। थोड़ी देर पहले वाला डर भी उसके दिमाग से निकल चुका था। इस वक्त तो बस वो उस शख्स की 4 शादियों के बारे में सोच रही थी। वो बेहद गुस्से में नज़र आ रही थी, जबकि वो आराम से खड़ा उसे देख रहा था। उसका गुस्सा भी उसे अच्छा लग रहा था। उसका यूँ ड्रेस लेकर आना उसे बुरा लग रहा था। कहीं वो उसे ये ड्रेस वापस तो नहीं करने वाली थी। अगर करने भी वाली थी तो वो कौन सा उसे लेने का इरादा रखता था। वैसे तो उसने खुद से वादा कर लिया था कि यह ड्रेस उसे पहना कर ही दाम लेगा, और उसे हराना आसान तो हरगिज़ नहीं था। सॉरी शाह जी, मुझे आपके कमरे में इस तरह से आना पड़ा, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत अजीब तरह की सोचें आ रही हैं। मैं नहीं जानती थी कि यह सब कुछ गलती से हुआ है।
गलतफहमी का हिस्सा या फिर ये आपने जानबूझकर किया? मुझे बस ये बताएं कि ये गिफ्ट आपने मुझे इसीलिए दिया था कि ये मेरे लिए, या ये गलती से आपने मुझे दिया था, ये किसी और के लिए था? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। वो तुम्हारे लिए ही था, वो रिलैक्स अंदाज में जवाब देता एक बार फिर से दिलकशी से मुस्कुराया था। उसके एक्सप्रेशन उसे बहुत मज़ा दे रहे थे। उसने फैसला कर लिया था वो अपनी मोहब्बत का खोलकर इजहार कर देगा। वो अपने जज्बात क्यों छुपाता है जबकि वही आगे सारी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। आज वो उसके सामने अपना दिल खोलकर रख देना चाहता था। वो मज़ीद अपनी मोहब्बत को उससे छुपा नहीं सकता था। आज वो उसे सब कुछ बता देने का इरादा रखता था। और उसके बीच में जो खाता है क्या वो भी आपने लिखा है? और अगर हाँ तो वो किस लिए था? वो अपना गुस्सा ज़ाब्त करते हुए उससे पूछने लगी। वो अब भी पूरी उम्मीद थी कि वो कहेगा कि वो ख़त उसने नहीं लिखा या वो ख़त उसके लिए नहीं है। वो भी मैं नहीं लिखा है और तुम्हारे लिए लिखा है। इन सब बातों को छोड़ो, बताओ तुम्हें ड्रेस कैसे लगी? वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पूछने लगा। आपको ऐसी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? शाहजी, मैं आपकी इतनी इज्जत करती थी और आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। उसे बहुत दुख हो रहा था। इस वक्त उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। इसके लिए ऐसे अल्फाज बोलने में घटिया हरकत, क्या घटिया हरकत की है मैंने? और क्यों शर्म आनी चाहिए मुझे? हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत जैसे जज्बे से रोशना होता है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात कहते हुए मुझे ना तो शर्म आ रही है और ना ही इसमें कोई घटियापन दिखा रहा हूँ। तो मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस कर दें शाहजी, खुदा के लिए बात करें, कुछ तो खुदा का खौफ करें। आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैंने हमेशा आपको अपना मसीहा समझा है। मैं आपके बारे में कभी ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाए और आप मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। उसकी आंखों ने मजीद उसका साथ ना दिया। बेइख्तियार ही उसके गालों पर आंसू गिरने लगे। बस करो जरशे, क्यों पागलों की तरह रोया जा रही? मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत सोच नहीं रखता, बल्कि मोहब्बत से ज़्यादा पाक और पाकिज़गी किस चीज़ में है? मैं तुमसे मोहब्बत का दावेदार हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसका रोना धोना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने कौन सा गलत हरकत की थी या उसके साथ कोई ऐसी बात की थी जिस पर वो यूँ रोना धोना कर रही थी? वो तो सिर्फ उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और उसमें कुछ भी गलत कम अज़ कम ज़रावर को तो नहीं महसूस हुआ था। मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझती, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप इस तरह का इंसान हैं। आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं कि आपको लगता है कि मैं अपनी समझ नहीं रखती। आप जैसे अमीर लोग हम जैसे को इस्तेमाल तो कर सकते लेकिन शादी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मैं आपकी बातों में आकर आपके हाथ का खिलौना बन जाऊँगी। आपको लगता है कि मैं आप लोगों के मसरूफ़ वक्त की मसरूफियत से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके इरादे ना समझ सको। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं आप जैसे अमीरों को सिर्फ अपने चंद पल खुशगवार करने के लिए आप हम गरीबों का इस्तेमाल करते हैं और शायद मेरे साथ अब वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो आप बस बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने बकवास और बहुत सुन ली मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बारे में ऐसा सोचने की? क्या लगता है तुम्हें कि मेरे पास औरतों की कमी है? अपनी रातें हसीन और दिन खुशगवार करने के लिए मेरे पास कभी भी सनफ़ नाज़िक की कमी नहीं हुई। औरतें खुद मुझे अपने पास बुलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं, लेकिन आज तक इन निगाहों ने तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखा भी नहीं और तुम यूँ मेरे किरदार पर दाग लगा रही हो। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आना चाहिए कि कब तुमने मेरी निगाहों में, मेरी बातों में गलाजत देखी कि तुमने मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और तुम मेरी मोहब्बत को हवस का नाम दे रही हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत ना होती तो उससे मेरे हाथों से ज़रूर ज़ाय हो जाती, लेकिन तुम्हारे सामने मैं यहाँ पर भी बेबस हूँ। मैं तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि मेरी हो तुम, सर से लेकर पैर तक सिर्फ मेरी हो। तुम आज नहीं तो कल मैं तुम्हें पूरी धूमधाम से इस घर में लेकर आऊँगा। तुम्हारी इस गलती को मुआफ़ करूँ मैं, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी जो मैं अपनी मोहब्बत के सदक़े मुआफ़ कर रहा हूँ। लेकिन आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे मुंह से इस तरह के अल्फाज सुने ज़बान खींच लूँगा। जाओ जाकर तैयारी कर लो, बहुत जल्द तुम्हें मेरे पास आना है हमेशा के लिए। और हाँ, कल तुम्हारी सालगिरह है तो यही ड्रेस पहनकर हर तरफ चलती फिरती नजर आओ मुझे। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद दोगे, ये याद रखना। अब तुम इस कमरे से भी जा सकती हो। वो इस पर पूरी तरह से अपना आप वाज़े करता उसे दरवाजे की तरफ इशारा कर चुका था। वो जो ना जाने कौन कौन से सवाल उससे करने आती न खामोशी से कदम उठाती कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकलते वो उसी को सोचने लगी थी, ये इंसान उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा था? कैसे कब वो ऐसे मोहब्बत कर बैठा था? वो सच में उससे मोहब्बत करता था, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? कहाँ वो शहजादों जैसा इंसान और कहाँ वो एक मामूली सी मुलाजिम? क्या सचमुच उसे उससे मोहब्बत हो गई थी? उसके वह में गुमान में भी न था कि वो शख्स कभी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। फिर ये सब कुछ क्या था? आखिर क्यों वो शख्स उससे मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था? वो सब कुछ उसे तो कम अज़ कम ड्रामा ही लग रहा था। हाँ, उस शख्स का किरदार बहुत मजबूत था।
वो उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर गलती कर चुकी थी। वो जानती थी वो किसी औरत को निगाह उठाकर भी नहीं देखता। उसके बारे में वो सारी बकवास वो गुस्से में कर चुकी थी, मगर फिर भी उसके बारे में वो इस तरह कैसे सोच सकता था, और किसी पर ना से लेकिन इस पर तो उसकी गंदी नज़र थी। आखिर क्या वजह हो सकती है इन सब बातों की? वो इतनी हसीन हरगिज़ नहीं थी कि उस शख्स को उससे मोहब्बत हो जाए। वो तो बिल्कुल आम शक्ल सूरत रखती थी, उससे तो कहीं ज़्यादा खूबसूरत चाची बेगम की भांजी यमुना थी। तो यमुना को छोड़कर वो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? एक मामूली सी मुलाजमा के लिए ऐसा जज्बात कोई कैसे रख सकता है? उसने बाहर की तरफ कदम उठाने के बारे में सोचा ही था जब अचानक ध्यान अपने हाथ में मौजूद बैग पर गया। नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं लूँगी, और न उसे कभी पहनने के बारे में सोचूं। ये सब कुछ उसी ड्रेस का ही किया कराया। उसने इस बैग को देखते हुए अनाया के कमरे की तरफ कदम उठाए थे। वो शख्स उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। वो क्यों पहने उसकी लाई हुई कोई भी चीज़ और उसको कोई गिफ्ट को अपने पास रखे, जब वो उस शख्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। वो उसके बारे में ऐसी सोच रखता था, ये बात ही उसे झटका देने के लिए काफ़ी थी। अब मज़ीद किसी तरह के झटके वो अफोर्ड नहीं कर सकती। वो अपनी औकात बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। वो जानती ये सब बातें सच भी हुई तब भी इन लोगों का ख़ानदान कभी भी एक मुलाजिम की बेटी को कबूल नहीं करेगा, और वो कभी भी किसी की नापसंदीदा बनकर किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती थी। जिस घर में वो इतने सालों से मुलाजमा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, ज़रावर का यूँ अपनी मोहब्बत का इज़हार करना उसे अभी तक हज़म नहीं हो रहा था। कितना हट धर्म और बेबाक अंदाज था उसका। कितनी आसानी से उसने कह दिया था कि वो उसकी है और वो उससे शादी करेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कभी भी अपने लिए अपने वालिदैन की कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती थी। वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि कुछ बातें नामुमकिन है, और जो बात आज उसे पता चली थी वो तो मुकम्मल तौर पर नामुमकिन थी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। तो वो क्यों उस शख्स के बारे में कभी कुछ भी ऐसा सोचती? वो अनाया के कमरे में आई तो अनाया बेड पर सो रही थी। वो उसे जगह भी नहीं, बैग उसके शॉपिंग बैग के करीब रखने लगी। अनाया उससे खफा थी, तो यकीनन उसका मूड ख़राब ही रहता, क्योंकि अनाया जब भी नाराज़ होती थी वो चाहती थी कि उसे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए। अनाया, ये तुम्हारा शॉपिंग बैग मेरे सामान में चला गया, तुम आराम करो, मैं उसे यहाँ रख रही हूँ। वो कहकर बैग रखती कमरे से निकल गई। रख दो वहाँ और मुझसे बात रखो, मैं नाराज़ हूँ बहुत ज़्यादा। वो नाराज़ लहजे में बोली, हाँ यहाँ रख दिया है, तुम जाग खा आओ, फिर मनाती हूँ। वो आहिस्ते से कहती कमरे से निकल गई। अनाया ने ज़रा सी आँखें खोलकर देखा। उसे क्या हुआ था वो सोचने लगी। वो तो कभी इस तरह से नहीं करती, काम होगा अभी, ज़रावर भाई ने नाश्ता नहीं किया होगा। तो वो खुद ही जवाब देती वापस आंखें बंद कर गई। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।